वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का ज्योग्राफी का एक पेपर। एंड इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो आपका ज्योग्राफी का एग्जाम होने वाला है, फाइनल एग्जाम, उसमें क्या पैटर्न रहेंगे पेपर के। एंड पूरा एक हम पेपर देखेंगे। इसके अंदर आप ये भी पता कर पाएंगे कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। तो ये आपका ज्योग्राफी का है पेपर। 70 नंबर का आपका पेपर होता है। 3 घंटे आपके पास होंगे पेपर को पूरा करने के लिए। इसके अगर हम पैटर्न की बात करें तो ये पहला वीडियो जो है जो हम कर रहे हैं आपके ज्योग्राफी के लिए। अगर हम इसके पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे दिया आपका पूरा पैटर्न सब इस ज्योग्राफी का, जिसके अंदर बताया हुआ है कि टोटल आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि 5 सेक्शंस के अंदर डिवाइड होंगे। सेक्शन आपके ए बी सी डी और ई के अंदर ये डिवाइड होंगे। फिर यहाँ पे सेक्शन वाइज इन्होंने बताया हुआ है। जैसे सेक्शन जो आपका ए होगा यानी खंड ए, इसमें आपके 1 से 17 तक बहुविकल्पीय क्वेश्चंस यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एक एक नंबर के होंगे। दूसरे सेक्शन की तरफ आए, सेक्शन बी है। 18 से 19वां जो क्वेश्चन होगा ये स्रोत आधारित क्वेश्चंस होंगे और ये 3-3 नंबर के हैं। आपसे इसके अंदर जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस इसके अंदर भी पूछे जा सकते हैं, या अगर थोड़ा चेंज होता है तो इसके अंदर आपके वन वर्ड वाले आंसर्स भी पूछे जा सकते हैं। सेक्शन सी की तरफ आए तो सेक्शन सी आपका 20 से लेकर 23 तक क्वेश्चंस होंगे। एंड ये जो है 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे आपके। सेक्शन डी की तरफ आए तो ये आपका 24 से लेकर 28 तक 5-5 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। एंड लास्ट जो आपका सेक्शन रहेगा सेक्शन ई, जो कि मानचित्र पर आधारित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये पूरे पेपर का पैटर्न है ज्योग्राफी का। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इस पैटर्न को आप अच्छे से समझ ले, यही पेपर में सेम पैटर्न यही आने वाला है। ठीक है। एंड इसको मैंने इंग्लिश मीडियम में शायद नहीं लिया है, तो चलिए कोई नहीं, मैं आपको नेक्स्ट टाइम इंग्लिश मीडियम में भी करा दूंगा। बाकी सेम ही रहता है इंग्लिश और हिंदी। चलिए आते हैं हम सेक्शन ए की तरफ। तो सेक्शन ए आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। एंड इसके अंदर सभी क्वेश्चन जो है एक एक नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन 1 से लेके 17 तक आपके रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पर्यावरण भूगोल के लिए प्रमुख मुद्दा क्या है। पर्यावरण भूगोल की बात हुई है। एंड देखिए भूगोल के ना कई सारे क्षेत्र है, जैसे मानव भूगोल, ठीक है, मृदा भूगोल, जलवायु भूगोल, जनसंख्या भूगोल, ऐसी एक क्षेत्र आता है पर्यावरण भूगोल। एंड पर्यावरण भूगोल के अंदर पर्यावरण से रिलेटेड हम चीजें पढ़ते हैं, इसके बारे में आपका जो है इसकी ज्योग्राफी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसके अंदर कौन सा मुद्दा प्रमुख है आपको बताना है। जो है अधिवासों का वैज्ञानिक अध्ययन है, प्रदूषण, भूमि क्षरण और पर्यावरण का संरक्षण, जानवरों और उनके आवासों की भौगोलिक विशेषता या जनसंख्या विस्फोट। अगर हम देखें तो पर्यावरण भूगोल से रिलेटेड जो हमें आंसर लग रहा है वो ऑप्शन ख हो जाएगा इसका, क्योंकि इसके अंदर हम पढ़ते हैं प्रदूषण के बारे में, भूमि क्षरण और पर्यावरण का संरक्षण, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पर्यावरण भूगोल का ही यही एक प्रमुख मुद्दा है। तो इस क्षेत्र के अंदर जो पर्यावरण भूगोल है, इस क्षेत्र में हम इनको पढ़ते हैं। तो ऑप्शन आपका ख सही हो जाएगा इसका। आगे आगे की तरफ आए, वैसे आपका क्वेश्चन किसी जैसे मृदा भूगोल से भी पूछा जा सकता है। ठीक है। तो भूगोल के कई सारे क्षेत्र है, जैसे मैंने आपकी किताब में देखे तो 17 क्षेत्र हमें देखने को मिले जो अलग अलग है। जैसे जनसंख्या भूगोल है, मृदा भूगोल है, ठीक है, ऐसी करके 17 है। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, एनवायरमेंट इज अ मेजर इशू फॉर ज्योग्राफी। यहाँ पे हम पढ़ते हैं किसके बारे में, पॉल्यूशन, ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन एंड जो है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक ग्रह नहीं है। अगर आंतरिक ग्रह की बात हो रही है तो आंतरिक ग्रह कौन से ग्रह होते हैं, जो सूर्य से नजदीक है। ठीक है, एक तो सूर्य से नजदीक है और वो ठोस है। जैसे आप देखेंगे पृथ्वी को, तो पृथ्वी क्या है, एक आंतरिक ग्रह की श्रेणी में आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे धरती है, ठीक है, यहाँ पे ठोस है, यहाँ पे आप जा सकते हो, उतर सकते हैं। लेकिन कुछ ग्रह ऐसे है ना, जैसे आप सूर्य को ले, इसके सबसे पास अगर हम देखें तो सबसे पास कौन सा आता है, शुक्र आता है। ठीक है, फिर आता है आपका शुक्र के बाद जो है फिर आपका जो है सॉरी पहले शायद आपका बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी, फिर आपका जो है ये रहता है आपका मंगल। ठीक है, ऐसे रहता है, कुछ गलत भी हो सकता है, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो अगर आप देखेंगे सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह उसको आंतरिक ग्रह कहा जाता है, जिसके ऊपर ठोस है, आप पैर रख सकते हैं जमीन पे। लेकिन कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आप पैर नहीं रख सकते, क्योंकि वो ग्रह है बट वो धुएं है। ठीक है, उनके ऊपर जमीन नहीं है, उनकी कोई सतह नहीं है। तो आंतरिक ग्रह कौन सा नहीं है, तो बृहस्पति इसका राइट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन का। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इस सभी ये ठोस ग्रह है, बट बृहस्पति ठोस ग्रह नहीं है, ये एक तरह से गैसीय ग्रह है, जिसके सिर्फ गैस हमें दिखाई देते, वाकई में कोई पैर नहीं रखा जा सकता, यानी धरती जैसा ठोस नहीं है ये।
तो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में बांटा जाता है, आप सभी को पता चल गया होगा। आंतरिक ग्रह वह है जो ठोस होते हैं, जिनकी सतह होती है जमीन होती है। बाह्य ग्रह वह होते हैं जो सूर्य से दूर होते हैं और इनकी कोई सतह नहीं होती है। ठीक है, इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनर प्लेनेट, तो यहाँ पे जुपिटर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आए तो थर्ड क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचने वाली तेज गति वाली जो तरंगे है उसको क्या कहा जाता है। तो देखिए, धरती के जो नीचे है ना, भूकंप आते रहते हैं, कई बार आपने देखे होंगे, बहुत सारे नुकसान होते हैं वर्ल्ड के अंदर भूकंप आते हैं तो। एंड ऐसी आपको भूकंप जब आता है ना, तो आप देखेंगे जो हमारी प्लेटें एक दूसरे से टकराती है या विपरीत दिशा में जाती है, तो वहां पे भूकंप उत्पन्न होता है उससे। और ये जो इसके निकलने वाली जो तरंगे होती है, तरंगे हमें भले ही ना दिखती हो, जैसे हमें ऑक्सीजन दिखता नहीं है या वायु हमें दिखती नहीं, बट होती है, ऐसी तरंगे हैं। तो ऐसी कौन सी तरंगे जो पृथ्वी पर सबसे तेज गति से पहुंचती है? पृथ्वी का कहने मतलब है धरती के नीचे है, वो धरती के ऊपर सबसे तेज पहुंचती है। अल्फा तरंगे है, एस तरंगे है, पी तरंगे है और बीटा तरंगे। तो पी तरंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन का। इसी को प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है एंड बहुत नुकसान करती है तरंगे। सबसे तेज इसकी स्पीड जो है सबसे तेज होती है, बहुत तेजी से ये पहुंचती है। तो पी तरंगे इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचने वाली तेज गति वाली तरंगों को पी तरंगे या प्राथमिक तरंगे कहा जाता है। अगर इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, व्हाट आर द फास्ट मूविंग वेव्स दैट रीच द अर्थ फर्स्ट, तो यहाँ पे पी वेव्स ऑप्शन सी इसका, या फर्स्ट जो है वेव्स आप डाल सकते हैं प्राथमिक तरंगे या पी तरंगे, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। किलाइट का निर्माण के कारण होता है पहाड़ों पर जमा निक्षेप, ज्वालामुखियों का भंडार, हिमनदों का निक्षेप या सोना जमा करना। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंटीलाइट का निर्माण कब होता है? जब हिमनदों का निक्षेप होता है। ऑप्शन का इसका सही हो जाएगा। आगे की तरफ आते हैं, इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें। क्वेश्चन 4 है, फॉर्मेशन ऑफ जो है टीलाइट इज कोज्ड बाय, जो यहाँ पे ग्लेशियल डिपॉजिट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है, कटाव के भू आकृति संबंधी कारण क्या है। देखिए, धरती जो है या मिट्टी जो है हमारी, उसका कटाव होता रहता है। ठीक है, एंड कटाव के पूछे गए उसके कारण क्या है जो कटाव होता है। बहता पानी, तो आप देखेंगे जो नदियों का पानी रहता है, अगर ये बीच में नदी है और यहाँ पे साइड साइड में मिट्टी है ये, तो जब पानी जाता है तो इस जो मिट्टी को है वो काटते काटते चलता जाता है। ठीक है, ऐसी भूमिगत जल हो गया, वायु हो गया, उपरोक्त। तो अगर हम देखें तो ये सभी, वायु भी निर्भर करता है, वायु पे भी अगर तेज वायु चल रहा है तो वो भी क्या है, मिट्टी का कटाव करता है। यानी भू आकृति संबंधी कारण क्या है, ये सभी हमें दिखते हैं। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर होगा। ये सभी कारण है मृदा के कटाव में। एंड इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हाट आर द जियोमोर जियोमॉर्फोलिकल कोर्सेस ऑन जो है इरोशन। यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन इसका, ऑप्शन डी निकल कर आ जाएगा। इसका ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर छठे की तरफ आए। क्वेश्चन नंबर छठा पूछा गया है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष स्रोत है। देखिए, पृथ्वी के अंदर की बात हो रही है। अगर हम पूरे को पृथ्वी लेते हैं एंड ये हमारी धरती है, ठीक है, एंड ये मान ले आप सतह है, ये धरती है आपकी जिसके ऊपर आप चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, एंड इसके नीचे के बारे में बात हो रही है। पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है उसके बारे में हमें जानने के लिए प्रत्येक स्रोत, एक तो होता है कि हम सीधे जाकर जो है देख सकते हैं, ये होता है प्रत्यक्ष। एक होता है अप्रत्यक्ष तरीके, जिससे हम भूमि के नीचे जाए बगैर जो है जानते हैं उसके बारे में, तो वह अप्रत्यक्ष तरीके है। ऐसे ही अगर हम देखें तो प्रत्यक्ष की बात हो रही है, यानी खनन से प्राप्त प्रमाण, तो यानी हम खोद के देख रहे हैं तो ये हो गया प्रत्यक्ष। ठीक है, तो ये आपका जो है प्रत्यक्ष राइट आंसर आ गया, प्रत्यक्ष। बाकी आंतरिक से प्राप्त उल्कापिंड, ये अप्रत्यक्ष में आएगा आपका, ये अप्रत्यक्ष की श्रेणी में आएगा। गुरुत्वाकर्षण, ये भी आपका अप्रत्यक्ष के अंदर आएगा। ठीक है, अप्रत्यक्ष के अंदर। एंड ये वाला भी भूकंप संबंधी जो क्रियाएं है, या ज्वालामुखी आता है आपका, ज्वालामुखी दिया हो तो वो भी आपका प्रत्यक्ष के अंदर आएगा, क्योंकि ज्वालामुखी भी क्या है, धरती के नीचे से हमारे जो है ऊपर भेजती है जो भी अपना माल रहता है इसके अंदर का। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इसके, अगर हम प्रत्यक्ष स्रोत की बात करें तो वो उसके अंदर खनन से जो प्राप्त होते हैं प्रमाण, हमें ये प्रत्यक्ष स्रोत है हमें आंतरिक संरचना को समझने के लिए, यानी धरती के नीचे के जानने के लिए हम जो प्रत्यक्ष स्रोत है वो खनन से प्राप्त है। आपका ज्वालामुखी भी इसके अंदर आ जाएगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं एंड इसके राइट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा आपका, जो मैंने आपको बताया, जैसे आंतरिक जो खनन से प्राप्त प्रमाण है, एविडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम जो है माइनिंग, ऑप्शन ए इसका
सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां है, वायुमंडल की परत जिसमें धूलकण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं कहलाती है। तो आपने वायुमंडल देखा होगा, ये धरती है एंड धरती के अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपका जो है वायुमंडल है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले सोम मंडल आता है, फिर सप्ताप मंडल आता है, ऐसे करके आपके बटे हुए, जैसे इसमें श्रेणी में बटे हुए, जैसे सोम मंडल आता है। तो आपको बताना है कौन सा वो यहाँ पे परत है जिसके अंदर जो है एक तो धूल कण आते हैं उसमें और जलवाष्प जो है मौजूद रहते हैं। सप्ताप मंडल में, सोम मंडल में, आयन मंडल में या मध्य मंडल में? तो राइट आंसर आपका आ जाएगा खा, सोम मंडल के अंदर जो है ये पाए जाते हैं धूल कण और जलवाष्प। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, क्वेश्चन नंबर 7वां ये आपका, द लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इन विच पर्टिकुलेट मैटर एंड वाटर वेपर आर जो है प्रीसेंट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे आपका ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां दिया हुआ है, भारत के पश्चिमी भाग में स्थित जो है एक लवणीय दलदल है। अगर आप भारत के मैप को देखेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से अगर हम बना के देखें भारत के मैप को, एंड भारत के मैप में देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो है एक लवणीय दलदल पूछा गया भारत के पश्चिम में। तो पश्चिम का मतलब आप समझ गए कि ये भाग होगा पश्चिम का। एंड यहाँ पे कांडला झील, रन ऑफ कच्छ, समुद्र महासागर या सरस्वती नदी। रन ऑफ कच्छ इसका, या कच्छ का रन भी कहा जाता है, ऑप्शन का इसका राइट होगा। एक लवणीय दलदल है जो कि गुजरात के अंदर स्थित है, ठीक है। आगे की तरफ आए क्वेश्चन नंबर 9वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9वां है, नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच क्या स्थित है? पावघाट, सुल्तानपेट, नीलगिरी दर्रा या जो है अन्नामलाई दर्रा, ये आपके दिए हुए। नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच क्या स्थित है? पावघाट, ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ आए। क्वेश्चन नंबर 10वां है, किस नदी को पोनानी के नाम से भी जाना जाता है? यमुना नदी को, गोदावरी नदी को, कृष्णा को या भरत पूजा को? ऑप्शन का इसका से होगा भरत पूजा को। क्वेश्चन नंबर 11वें की तरफ आए। क्वेश्चन नंबर 11वां है, भौतिक भूगोल के अंतर्गत किस तत्व का अध्ययन किया जाता है? तो मैंने अभी आपसे पर्यावरण भूगोल के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर हम जो है प्रदूषण के बारे में, मृदा का कटाव हो गया, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण, ये चीजें पढ़ते। भौतिक भूगोल में क्या क्या हम पढ़ते? मौसम के बारे में, मिट्टी के बारे में, वायुमंडल के बारे में, उपरोक्त। तो भौतिक भूगोल के अंदर हम जो है उपरोक्त सभी इन सभी चीजों का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन का इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11वें को इंग्लिश मीडियम में देखें। हाँ, एक चीज और, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां, 9वां और 10वां इंग्लिश मीडियम में नहीं लिया गया, इसको शायद नहीं टाइप हुआ होगा, ठीक है, चलिए कोई नहीं। हम क्वेश्चन नंबर 11वें को इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। विच एलिमेंट इज जो है सिचुएटेड अंडर फिजिकल ज्योग्राफी? तो यहाँ पे वेदर हो गया, आपका सोइल हो गया, एटमोस्फेयर, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12वें की तरफ आए तो क्वेश्चन नंबर 12वां पूछा गया, स्थलीय ग्रहों का निर्माण किन तत्वों से होता है? अभी हमने डिस्कस किया था, एक आंतरिक ग्रह होता है, एक बाह्य ग्रह होता है। तो आंतरिक ग्रह को जो है स्थलीय ग्रह कहा जाता है, एक तरह से जहाँ पे स्थल हो, जहाँ पे आप रह सकते हैं, रुक सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका स्थलीय ग्रह। स्थलीय ग्रह वह ग्रह जहां पर क्या होता है, चट्टा आप पैर रख सकते हैं जमीन के ऊपर, यानी धरती होती है। और आपका जो है गैसीय ग्रह वह ग्रह होता है जिसका सिर्फ गैस होता है, धुआं होता है, आप उस पे पैर नहीं रख सकते, कोई धरती नहीं होती। तो स्थलीय ग्रहों के निर्माण में किन तत्वों का जो है योगदान रहता है, आपको बताना है। चट्टान और धातु का, हाइड्रोजन और हीलियम का, तरल तत्व का, उपरोक्त सभी। अगर हम देखें तो स्थलीय ग्रह जहाँ पे आप जमीन है वहां पे पैर रख सकते हैं जहाँ पे, तो उनका निर्माण कैसे होगा? चट्टान और धातुओं से, ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा। इंग्लिश मीडियम में इसी क्वेश्चन को देखें, बार बार पूछा गया, फ्रॉम विच एलिमेंट्स आर द टेरेस्ट्रियल प्लेनेट फॉर्म? तो यहाँ पे रॉक एंड मेटल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13वां है, मेंटल की अनुमानित गहराई कितनी है? अगर आप धरती को देखते हैं, धरती के नीचे जो आंतरिक हमारी संरचना है धरती के नीचे, उसको हम 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें आता है आपका सबसे पहले जो है सबसे ऊपर वाले भाग को अगर देखें तो इसको सिर्फ नाम के लिए भूपृष्ठ समझ ले आप, ठीक है, भूपृष्ठ कहा जाता है। अगर नीचे की बात करें तो 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला आता है भूपर्पटी, आपका भूपर्पटी के बाद आता है मेंटल, और तीसरा आता है आपका क्रोड। तो ये 3 भागों में बांटा गया पृथ्वी की जब आंतरिक संरचना, यानी हम धरती के नीचे के बारे में जानना चाहते हैं ना, तो उसको आसान बनाने के लिए इसको 3 भागों में बांटा गया, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। भूपर्पटी की अगर हम बात करें तो ये आपका जो है 30 किलोमीटर तक की गहराई तक रहता है। फिर 30 किलोमीटर से लेकर आपका मेंटल की अनुमानित गहराई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक जो है इसको माना जाता है। फिर उसके नीचे बाद का जो है फिर क्रोड को माना जाता है।
तो ये इनकी गहराई है। मेंटल की अनुमानित गहराई पता चल गया होगा आपको, 2900 किलोमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगर आपसे भूपर्वती की पूछता है तो 30 किलोमीटर आपको बताना होगा। तो ये 3 परतों में बांटा हुआ है। जैसे भूपर्वती के बारे में जाने तो ये सबसे नजदीक रहता है धरती के, ठीक है, भूपृष्ठ से सबसे नजदीक रहता है। एंड इसकी अगर हम गहराई की बात करें तो 30 किलोमीटर है। यहाँ पर जो है कैसा रहता है, यहाँ पे नीचे जैसे जैसे जाएंगे तो वहां ठोस होता चला, ठीक है। 13वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें। व्हाट इज द जो है अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ द मेंटल, यहाँ पे बोला गया तो आपका जो है 2900 किलोमीटर जो है इसका ऑप्शन बी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, अल्फ्रेड वेगनर ने पानी से घिरे एक बड़े महाद्वीप को क्या नाम दिया था? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है पेंजिया, पैंथलासा, अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए अल्फ्रेड वैगनर, जिन्होंने बताया कि पानी अगर आप देखेंगे पूरी पृथ्वी को एंड पूरे वर्ल्ड को देखेंगे तो यहाँ पे आपके 7 महाद्वीप टोटल पाए जाते हैं। एंड इनके द्वारा कहा जाता है कि सभी जो महाद्वीप है ये कभी क्या थे, कभी एक ही जगह इकट्ठे थे और बाद में क्या धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे क्या है अलग अलग जो है प्राकृतिक कारणों से जो है ये टूटते गए, अलग होते गए। आज ये जो है 7 भागों में बटे हुए, ठीक है, जो बड़े बड़े हो गए, बड़े महाद्वीप। एंड उनको इन्होंने जो एक जगह थी इनको सभी को एक साथ जो थे इनको नाम दिया था पेंजिया। ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाए। आज हम 7 महाद्वीपों के नाम से भले ही नहीं जानते हो, लेकिन जब ये एक जगह थे तो इनको पेंजिया नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14 को इंग्लिश मीडियम में देखें। व्हाट वाज द नेम गिवन टू अ लार्ज कॉन्टिनेंट सराउंडेड बाय वाटर बाय अल्फ्रेड वेगनर? तो यहाँ पे पेंजिया ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 15वें क्वेश्चन की तरफ आए तो 15वां क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? अगर आप भारत के मैप को देखे होंगे आपको पता होगा कर्क रेखा जो है भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है लगभग। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन से भागों से जो है कौन से राज्य से नहीं गुजरती है, तो यहाँ पे गुजरात आता है, फिर राजस्थान आता है आपका, फिर मध्य प्रदेश आता है, फिर आपका छत्तीसगढ़ आता है, ठीक है। इनसे होकर गुजरती है। यहाँ तक जो है टोटल 7 स्टेट है जहां से ये होकर गुजरती है। ठीक, जैसे अगर हम देखें गुजरात हो गया आपका, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया आपका, जे झारखंड हो गया, फिर 4 हो गया आपके त्रिपुरा और लास्ट में जो है आपका मिजोरम रहता है, ठीक है शायद। एंड बीच के अंदर जो है आपका बंगाल। तो इनसे होकर गुजरता है। इनमें से कौन सा राज्य जिससे नहीं गुजर रहा है वो है उड़ीसा, ठीक है। तो उड़ीसा से होकर नहीं गुजरता हो, ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने देखा होगा मैप तो वहां पे आपने इसे पढ़ा होगा कर्क रेखा के बारे में, किस किस राज्य से होकर गुजरती है। टोटल 7 राज्य है, 7 राज्य है, हाँ शायद 7 या 8 राज्य है, मेरे को अभी बिल्कुल कंफर्म नहीं है, बट इतने ये उड़ीसा से होकर नहीं गुजरता, बाकी राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, त्रिपुरा से होकर गुजरता है, ठीक है। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ आए, अगर इसी को हम इंग्लिश मीडियम में देखें, इंग्लिश मीडियम में एक बार देख लेते हैं इसको हम। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा। उड़ीसा अगर आप देखेंगे तो जस्ट आप झारखंड देखेंगे तो झारखंड जो है नीचे, आपका जो है झारखंड से नीचे ही उड़ीसा पड़ता है, बट होकर नहीं गुजरता, वो झारखंड को बांटते हुए जाता है, बट उड़ीसा नहीं आता उसमें। तो ये इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके जो है 15 एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एंड आगे जो है सेक्शन बी के अंदर जो है आपसे कुछ चीजें इसके अंदर अगर हम देखें, एक मिनट, पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसके अंदर कुछ गलतियां हुई है। 18वां और 19वां स्रोत आधारित क्वेश्चन है। आप 1 से 17 तक बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए इसके अंदर जो हमने क्वेश्चन किए ना 15 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन तो हमने डिस्कस किए। आपका 16वां 17वां और जो रहेगा वो भी एमसीक्यू टाइप ऐसे ही रहेंगे, बट इसके अंदर हमने 16वें से ही जो है स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ से सेक्शन बी आपका जो है वैसे तो क्वेश्चन नंबर आपका 18वां और 19वें से स्टार्ट होगा, लेकिन कोई नहीं, इस पार्ट में आप समझ लीजिए, क्वेश्चन ही समझना आपको। मैं नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल अच्छे से आपको समझा दूंगा। इसमें आप सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करें। मैंने जो पहले पैटर्न बताया वही पैटर्न रहेगा, बाकी फिर भी हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं। सेक्शन बी के अंदर अगर हम आए तो यहाँ पे आपका स्रोत आधारित क्वेश्चन दिया हुआ है एंड इसे आपको पढ़ना है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, ऊपर दिए गए अनुच्छेद में निम्न में से किस हिमालय पर्वत के उपखंड का वर्णन किया गया? तो अगर आप पढ़ेंगे इसको तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे इसमें तो इसमें आपको हिंट मिल जाएगा कि इसके बारे में बात की गई है। यहाँ पे जो है अरुणाचल हिमालय के बारे में बात की गई है। अगर आप पढ़ते हैं इसको तो पता चल जाएगा। राइट आंसर अगर हम देखें ऑप्शन का निकल कर इसका राइट आंसर आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आए तो दूसरा क्वेश्चन है हिमालय पर्वत का यह उपखंड निम्न में से किस में धनी है?
जनजातीय समूह में, जैव विविधता में, कारोबार में या बारहमासी नदियों में। तो जैव विविधता में धनी है। एंड तीसरा जो क्वेश्चन है इसका, निम्न में से कौन सा दर्रा जो हिमालय के इस खंड से संबंधित है? तो डिफ दर्रा ऑप्शन का इसका राइट आंसर है। बाकी इन सभी के आपको आंसर जो है इसके अंदर मिल जाएंगे। अगर आप इन्हें पढ़ेंगे तो इसके अंदर जैसे अरुणाचल हिमालय, ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है, ये मिल जाएगा आपको। डिफ जो दर्रा है उसमें भी, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। एंड किस में धनी है ये? तो यहाँ पे जो है बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, उसमें ये धनी मानी जाती है। तो आप इन्हें पढ़ेंगे तो इसके आंसर्स आपको जरूर मिल जाएंगे। बाकी इसी को आप इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से पैराग्राफ आपका दिया हुआ है एंड इसे रीड करना है, इससे रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चंस है, इनके आंसर्स देने। तो यहाँ पे आप देखेंगे, द सब डिवीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन माउंटेन्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द अबव पैराग्राफ। तो यहाँ पे अरुणाचल हिमालय ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, दिस सब डिवीजन ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स इन विच इज रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो है बायोडाइवर्सिटी के कारण ये बहुत ज्यादा रिच माना जाता है। तीसरा पूछा गया है, मिसमी एंड निस्ती ट्राइब टू फॉर देयर लाइवहुड। तो यहाँ पे इसके आंसर दिए हुए हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हाँ, एक चीज और नोट करना है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे और यहाँ पे 3 पूछे। 3 नंबर का ये, तो इसके अंदर आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन, लेकिन 3 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज एसोसिएटेड विद द सब डिवीजन ऑफ हिमालयन। तो डिफ दर्रा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। 16वां क्वेश्चन हो जाएगा। 17वें क्वेश्चन की तरफ आए तो 17वां क्वेश्चन भी आपका वैसे ही स्रोत दिया हुआ है एंड स्रोत से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका स्रोत है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। जैसे पहला क्वेश्चन है, जैसे जैसे समुद्री तल जो है थोड़ा होता जाता है और मध्य महासागरीय कटक से अलग हो जाता है, तो ये प्रक्रिया किससे संबंधित है? चुंबकीय उत्क्रमण, विद्युत उत्क्रमण, जो है उच्च, यहाँ पे उष्मीय उत्क्रमण आएगा और स्थिरता। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन का हो जाएगा चुंबकीय उत्क्रमण। इसके अंदर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे पढ़ जाएगा, मिल जाएगा आपको चुंबकीय उत्क्रमण के बारे में, ठीक है। तो इसके अंदर से ही आपको आंसर्स लिखने होंगे। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आए तो दूसरा क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया द्वारा मैग्मा नए महासागरीय प्रपट्टी को दोनों तरफ जो है धकेल रहा है उसे क्या कहा जाता है? तो समुद्री उलटफेर, समुद्री तल, समुद्री जो है वो फैल रहा है या महासागरीय क्षेत्र? तो समुद्र तल फैल रहा ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, वह स्थान जहां समुद्र तल जो है फैला हुआ होता है उस स्थान को कहा जाता है? हाइयो, मध्य महासागर कटक, महासागर बेसिन या क्रेटर? तो यहाँ पे मध्य महासागर कटक ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा। एंड फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया, 3 ही तो पूछे जाएंगे लेकिन 4 पूछ लिया, कोई नहीं। मध्य महासागरीय कटकों के दोनों तरफों की चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर हिल्स द्वारा एक परिकल्पना कब प्रस्तुत की? 1961 में। ये आपको पैराग्राफ के अंदर मिल जाएगा 1961 में, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा 17वां क्वेश्चन एंड इंग्लिश मीडियम में भी आप इसे देख सकते हैं, ये आपका पैराग्राफ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए ही आ जाएगा। दूसरे का देखा, अगर दूसरे का देखें हम तो सी लेवल जो स्प्रेडिंग, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। बी आ जाएगा इसका। एंड यहाँ पे अगर हम देखें लास्ट 1961, तो कुछ इस तरह से आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया 17वां आपका जो है क्वेश्चन। एंड यहाँ से आपका जो है सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है। एक चीज याद रखनी है कि पैटर्न में मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी यहाँ पे गलतियां हमें देखने को मिली है। 17 तक आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, फिर आपका 18वां और 19वां क्वेश्चन जो है ये स्रोत आधारित वाला होगा, जो कि इसके अंदर गलतियां है। एंड 20वें से आपका स्टार्ट हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो कोई नहीं, इस वाले पेपर में आप कर लीजिए, मैं नेक्स्ट पेपर में जरूर जो है इसको लेते समय ना क्वेश्चन नंबर की थोड़ी गलतियां होगी, उस वजह से ये होगी। चलिए कोई नहीं, सेक्शन हम सी की तरफ आते हैं एंड सेक्शन सी में डिस्कस करते हैं आगे के क्वेश्चन को। यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखें, किस आधार पर कह सकते हैं कि भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है? तो कभी कभी क्या ज्योग्राफी को कोई ऐसी समझ लेता है कि ज्योग्राफी कुछ नहीं है, ठीक है। इसको अगर हम देखें तो ज्योग्राफी के माध्यम से ही हम समझ पाते भाई पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी से बाहर हो गया, इसके लिए हमें ज्योग्राफी आनी चाहिए। तो किस आधार पर कह सकते हैं भूगोल एक वैज्ञानिक विषय? तो यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर हमें जो है ये देता है। जैसे क्या कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो भूतल पर पाई जाने वाली प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े होते हैं, जो क्या प्रश्न का उत्तर देते हैं। कहाँ? तो कहाँ का हमें आंसर देता है ज्योग्राफी की, कहाँ है ये सारी चीजें। जैसे आप देखते होंगे, आप पूछते हैं ना कहाँ पे कि ये जगह कहाँ पर है, तो कहाँ, कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं जो पृथ्वी पर भौतिक एवं सांस्कृतिक तथ्यों, यहाँ पे तथ्यों के वितरण से जुड़े होते हैं, ये कहाँ प्रश्न से जो है संबंध रखते हैं। एंड तीसरा देखिए क्यों, तो प्रश्नों का तीसरा वर्ग व्याख्या अथवा तत्वों के बीच जो है कार्य कारण संबंध से जुड़ा होता है, जो क्यों का उत्तर देता है।
तो इन क्वेश्चंस के आंसर देता है, इसीलिए जो है भूगोल एक वैज्ञानिक विषय कहा जा सकता है। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, ऑन व्हाट बेसिस कैन इट बी सेड दैट ज्योग्राफी इज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 18वां है एंड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के आंसर देते हैं, जैसे ज्योग्राफी इज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट, ज्योग्राफी एज अ मैच्योर साइंटिफिक सब्जेक्ट डील्स विद द फॉलोइंग थ्री सेक्शन। यहाँ पे व्हाट, वेयर एंड व्हाई का आंसर देता है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19वां, ग्रहों के निर्माण की प्रमुख अवस्थाएं क्या है। अगर आज आप पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी भी कभी ना कभी बनी होगी, आज से बहुत समय पहले जो है पृथ्वी का भी निर्माण हुआ होगा। ऐसी कौन कौन सी अवस्थाएं मानी जाती है जिससे ग्रह बनता है। तो अगर हम देखें वैज्ञानिकों द्वारा ग्रहों के निर्माण की 3 अवस्थाएं मानी जाती है, कौन कौन सी। ग्रहों का निर्माण क्या है, तारों से हुआ है, गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप आरंभ में क्रोड का निर्माण हुआ, जिसके चारों ओर गैसीय धूल कणों को चक्कर लगाती हुई एक तस्तरी से विकसित हुई। यानी गैस और धूल कण देखें हम, तो इसमें इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। दूसरी अवस्था देखें हम, तो गैसीय बादल के संघनन के कारण क्रोड के आसपास का पदार्थ क्या छोटे गोलाकार पिंडों के रूप में विकसित हो गया, जिन्हें ग्रहाणु कहा गया। लास्ट में बाद में जो है बढ़ते गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रहाणु जो है आपस में जुड़कर बड़े पिंडों का रूप जो है धारण कर गए। यह ग्रह निर्माण की तीसरी और अंतिम अवस्था मानी जाती है। तो ये अवस्थाएं हैं जिनसे माना जाता है ग्रहों का निर्माण हुआ है। आज जो हम ग्रह देखते हैं, जिसके अंदर आप स्थलीय ग्रह को देखते हैं, तो कुछ इसी तरह से इनका निर्माण हुआ है। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, व्हाट आर द मेजर स्टेजेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। तो ये आपके पॉइंट है, आप इन्हें इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वें के 8वें की तरफ आए। 8वें में दिया हुआ इस क्वेश्चन में, जैविक क्रिया किस प्रकार मृदा निर्माण में सहायक है। जैविक जो क्रियाएं रहती है किस प्रकार जो मिट्टी के निर्माण में सहायक रहती है। तो जैविक क्रियाओं से उत्पन्न अपक्षय के द्वारा ही नई सतहों का जो है निर्माण होता है। चींटी, दीमक, केंचुए, कृंतक इत्यादि कीटों को जो है, कीटों का मृदा निर्माण निर्माण में अत्यधिक महत्व रहता है। ये मृदा को बार बार ऊपर नीचे करते हैं और केंचुए रसायन मिट्टी का गठन करने में सहायक होते हैं। इन जीवों द्वारा बिल खोदने के कारण मृदा की सतहों में भी परिवर्तन होता है। मृत पौधों में जड़े मृत जीवों को जैव पदार्थ ह्यूमन्स द्वारा जो है जो है प्रदान करते हैं, जिसमें बैक्टीरिया अपना कार्य आरंभ कर देते हैं। तो इन कारण जो है मृदा निर्माण में ये सहायक होते हैं। इनके अंदर कीड़ों के बारे में बात हुई है, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, हाउ आर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हेल्पफुल इन सॉइल फॉर्मेशन। तो ये आप इन्हें पढ़ सकते हैं, कुछ इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 19वां कंप्लीट हो गया है एंड हम आगे के क्वेश्चन सोच रहे हैं कि सेकंड पार्ट के अंदर डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर आपका 19 तक यही रहने देते हैं, आगे के पार्ट के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना बन जाए, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। चलिए कोई नहीं, पार्ट 2 के अंदर हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको समझ आए होंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में एंड आगे हम डिस्कस करेंगे बड़े बड़े क्वेश्चंस को सेकंड पार्ट में। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां से देख। बाकी यही था आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बॉक्स दिखेगा, जहां सब्सक्राइब लिखा होगा आपको उस पर क्लिक करना है एंड बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। बाकी यही था आज का वीडियो। चलिए मिलता हूं आपसे अगले और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।